वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए और कुछ नया से सीखने के लिए। तो आज की जो टॉपिक है वो कंटिन्यूअस पार्ट होगा जावा डेवलपमेंट का। ओप्स की जितने भी टॉपिक्स हमने सीखा था, हमने स्टार्टिंग में क्या-क्या सीखा था, एक्सप्लेन करने के लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। ठीक है, तो जावा कोर्स रिव्यू करके स्लाइड जो हमने प्रिपेयर किया था, वो पे चलते हैं। 125 स्लाइड तक हमने कवर कर लिया था। तो 125 पे सीधा लैंड करते हैं और 124 सॉरी। ठीक है, तो व्यू स्लाइड स्लो करते हैं। तो जैसे कि मेरे स्क्रीन में दिख रहा है, ये प्रीकैप है। तो इसमें हमने ये सारे चीजें सीख लिया है। क्या-क्या चीजें सीखे हैं? एडवांटेजेस ऑफ ऊप्स, ऊप्स में क्या ऐसे एडवांटेज हमें मिलता है ताकि हमारा जो जावा डेवलपमेंट की कोर्स है उसको हेल्प कर पाता है, वो सीखे थे। नेमिंग कन्वर्सेशन सीखे थे, जो हर एक एलिमेंट हम अपने कोड में यूज करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए कांस्टेंट टू एक वेरिएबल, एक मेथड, एक क्लास, एक ब्लॉक, जो भी हम कोड में अपना यूज करते थे, उसको कैसे नेम प्रोवाइड करेंगे, वो सब चीज़ें सीखे थे। ऑब्जेक्ट एंड क्लास की कॉन्सेप्ट सीखे थे, फिर उनको कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसके लिए उनकी जो वे ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइजेशन और कैसे असाइनमेंट होता है उसके ऊपर, वो सब चीज़ें सीखे थे। टेम्पलेट सीखे थे, बेसिक टेम्पलेट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। कंस्ट्रक्ट के बारे में सीखे थे कि कैसे कंस्ट्रक्टर को यूज करके ऑब्जेक्ट क्रिएशन होती है। कंस्ट्रक्टर के बाद हमने मेथड को ज्यादा प्रायोरिटी दिया था। मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग को सीखे थे। फिर इनहेरिटेंस जो फीचर है उसके बारे में समझे थे कि कैसे कितने टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जावा में सपोर्टेड है और कौन-कौन सा लिमिटेशंस है अभी करंटली और उसको कैसे हम टैकल करते हैं। वो सारी चीजें सीखे थे इनहेरिटेंस में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कैसे एक क्लास को एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं और उसकी चाइल्ड क्लास में उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करके लाइक इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन कैसे आप अचीव कर सकते हो, उसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, करेंटली लिमिट्स क्या है, वो सब चीजें सीखे थे। इंटरफेस के अंदर हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसे जो लिमिटेशंस होती है उसको कैसे टैकल करना वो सीखे थे। इंटरफेस की स्ट्रक्चर समझे थे, कैसे इंटरफेस एक बॉन्ड होता है आपकी प्रोग्रामिंग में और आउटसाइड वर्ल्ड में, वो सब चीजें सीखे थे। तो ये सारे टॉपिक से हमें बेसिक जो फ्रेम था, वो फ्रेम के बारे में समझ में आया। अब थोड़ा-सा आगे जाने के लिए और कुछ बेसिक एलिमेंट्स के सीखना ज़रूरी है। जैसे कीवर्ड्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया, डेटा टाइप्स हो गया। ऐसे कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जावा की ऊप्स की कॉन्सेप्ट से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मस्ट है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो उसको आप कवर करने के लिए आज की जो टॉपिक रहेगी वो जावा कीवर्ड्स के ऊपर रहेगी। अगर टाइम परमिट करता है देन वी विल मे बी गो फॉर वेरिएबल्स। ठीक है, और कीवर्ड को अगर मैं स्टार्ट करूं, कीवर्ड होता क्या है? की एंड वर्ड। वर्ड को अगर हम कुछ इंडेक्स बेसिस पे अगर मेमोरी में रखेंगे तो हम कीवर्ड कह सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पे कीवर्ड कहने का मतलब क्या है? बेसिकली जावा में जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, जावा की प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करता है? जेवीएम करता है। रन टाइम एनवायरनमेंट वही से आता है और उसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट फेच वही से होती है। तो ये जो नया कंस्ट्रक्टर, नया कंसेप्ट ऑफ चीजें हम इम्प्लीमेंट करते हैं रन टाइम पे, जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन होती है, उनकी यूसेज होती है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो उन सारे टाइम के एग्जीक्यूशन टाइम पे अगर मेरे को पहले से ही नहीं पता होगा कि मुझे किस कीवर्ड, किस वर्ड के, किस कमांड के ऊपर क्या एक्शन लेना है, तो हाउ आई कैन डू दैट थिंग। दिस इज ए व्यू ऑफ जेवीएम। जेवीएम यही सोचता है कि उसको पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड का मतलब क्या है, कौन सा कमांड का मतलब क्या है, ताकि वो उसके बेसिस पे अपना जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को सॉल्व करेगा। बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो उसमें लाइन ऑफ सेंटेंस कोड लिखते हो आप, उनमें से वर्ड बेसिस पे होती है। मैंने लिखा, जैसे मेरे एग्जांपल की अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, इसमें क्लास हेलो वर्ल्ड करके एक प्रोग्राम लिखा है। इसमें हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स स्ट्रिंग दिस इक्वल टू हेलो वर्ल्ड और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, इसमें कुछ कमेंट सेक्शन दे दिया और इतना प्रोग्राम लिख के हमें एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया। तो इनमें से हमने जो टाइप ऑफ वर्ड्स लिखा, ये एक वर्ड है, 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 ये भी एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, जितने भी वर्ड्स हमने लिखा उनका
जो क्लासिफिकेशन है वो दो टाइप का होता है, एक प्री डिफाइंड वर्ड्स, दूसरा आप कस्टम डिफाइन कर रहे हो। प्री डिफाइंड वर्ड्स में मतलब क्या है, जो वर्ड्स की मीनिंग जेवीएम पहले से समझ के बैठा है। फॉर एग्जांपल, इसमें आपने क्लास हेलो वर्ल्ड लिखा, तो इसके बता देते हो आप जेवीएम को, ब्रो द प्रोग्राम व्हिच नीड टू बी कंपाइल्ड और द प्रोग्राम व्हिच नीड टू बी एग्जीक्यूटेड विल बी विथ रेस्पेक्ट टू दिस नेम। ये जो फंक्शनल नेम हमने दिया हेलो वर्ल्ड, उसका मतलब है कि हम अपनी प्रोग्राम का नाम दिया, कि ये जो नाम है उसको जेवीएम को समझना पड़ेगा। जितने भी आप प्रोसेसिंग करोगे इस नाम को लेके बेस करके आप एग्जीक्यूट करोगे। तो ये जो क्लास हो गया, ये वर्ड जो हो गया, एक स्पेसिफिक मीनिंग वर्ड हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे स्पेसिफिक मीनिंग की वर्ड जो वर्ड है वो जेवीएम की मेमोरी में पहले से डिफाइन करके रखा गया है। कहाँ पे ना, जेएसआर से, जावा जेवीएम स्पेसिफिकेशन, जेआरएस या जेएसआर जो भी बोलते हो आप, जेएलएस भी बोलते हैं, जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन में वो डिफाइन करके एक सेटअप रोल लिखा गया। और उन सब चीजों को फॉलो करके ही जेवीएम काम करता है। जब रन टाइम में आप एग्जीक्यूट करते हो कोई प्रोग्राम को, उसको इवेलुएट करके वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, इसमें कितना डिफॉल्ट कीवर्ड्स हमने यूज किया है देख सकते हैं। पब्लिक एक कीवर्ड है, स्टैटिक एक कीवर्ड है, वॉइड एक कीवर्ड है, दिस एक कीवर्ड है। ठीक है, तो ये जो कीवर्ड्स है इनके कलर ही अलग दिख रहा है, ये आईडी का स्पेशलिटी है। जितने भी आप इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आप किट, जैसे एक्लिप्स हो गया, नेटविंस हो गया, कोई भी आप फ्रेम जब यूज करते हो डेवलपमेंट के लिए, तो वहां पे जितने भी कीवर्ड्स है उनको अलग कलर कोड मिलता है। तो वो डिफरेंशिएट हो जाता है कि आपको पता चल जाता है ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। रिजर्व्ड मतलब क्या है, जेवीएम की मेमोरी में पहले से ही पता है कि उसको इसका मतलब क्या करना है। पब्लिक का मतलब उसको क्या करना है, कैसे ऑपरेशन करना है, स्टैटिक से क्या रोल बिहेव होना चाहिए उसका, वॉइड से क्या होना चाहिए, दिस से क्या होना चाहिए, ऐसे चीजों को पहले से पता है। जब हम उसी कीवर्ड को दूसरे मीनिंग में यूज करेंगे तब वो कंप्लेन भी करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने स्ट्रिंग के आगे दिस लिख दिया, मतलब स्ट्रिंग एक हमारा डेटा टाइप है, और डेटा टाइप के बारे में आगे सीखेंगे। लेकिन ये जो स्ट्रिंग है इसके आगे मैंने लिख दिया दिस। तो ये दिस या एक वेरिएबल नेम जैसा यूज करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ, जो कि दिस का मतलब जेवीएम के अंदर मेमोरी में करंट क्लास का ऑब्जेक्ट के लिए पॉइंट होता है। तो यहाँ पे वो जैसे ही पॉइंट किया, तो हम उसको लगेगा कि ये एक मेरा स्टेटमेंट है, यहाँ से मुझे ऑब्जेक्ट की रेफरेंस मिलेगा। लेकिन हमारे कोड में हमने क्या कर दिया, उसको एज ए वेरिएबल नाम दिया और हेलो वर्ल्ड। तो जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे को दिखा देगा उस लाइन पे ये एरर आ रहा है कि सम स्टेटमेंट इज नॉट ए वैलिड स्टेटमेंट, और काइंड ऑफ कुछ अजीब सा एरर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या कंपाइल टाइम एरर अलग अलग मैसेज फॉर्मेट में आपको दिखने लगेगा। तो ये इसीलिए होगा क्योंकि आपने जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट था उसको तोड़ के, ब्रेक करके अपनी कस्टमाइज्ड हिसाब से आपने लिख दिया। लेकिन जेवीएम को पहले से ही पता है उसका मीनिंग कुछ रिजर्व करके रखा गया है, इसीलिए वैसे कीवर्ड्स को हम बोलते हैं रिजर्व कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स भी हम सिंपल से बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम कीवर्ड का समराइज करके इंट्रो ले सकते हैं। कंक्लूजन में क्या करेंगे ना, हमें पता होना चाहिए कि ये जो कीवर्ड्स है वो कैसे दिखते हैं। तो जितने भी डेवलपमेंट हम करते हैं ज्यादातर आईडी को प्रिफर करते हैं, जैसे नॉर्मली टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में या टेक्स्ट पैड में या नोट पैड में या कमांड प्रॉम्प्ट में हमेशा नहीं करते। तो आईडी में क्या है, इनके लिए पहले से ही टूल्स प्रोवाइड किया जाता है और कलर कोडिंग प्रोवाइड किया जाता है, ताकि ये लोग छाट के अलग से हमें दिखे कि हाँ ब्रो, दीज आर द कीवर्ड्स, रिजर्व कीवर्ड्स, जिसको पहले से ही जेवीएम ने अपने अंदर डिफाइन करके रखा है। ये कीवर्ड जहां पे दिखूंगा इसके बेसिस पे ये काम करूंगा। तो वो जो काम है वो काम को जेवीएम अपने अंदर रखता है। तो इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे, जावा कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर पर्टिकुलर वर्ड्स that act as a key to a code. These are predefined words by Java, so that cannot be used as a variable, object name or class name or any specific local variables. मतलब जहां जहां आपको रिजर्व कीवर्ड यूज करना है वहां पे आप रिजर्व कीवर्ड को ही यूज करेंगे, उनके जगह कुछ और नहीं लिखोगे। और जहां पे आपको अपना कोड को यूज करना है वहां पे रिजर्व कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते हो, जिससे जेवीएम को एम्बिग्यूटी प्रोवाइड होगी और उस टाइम पे वो कंपाइल टाइम एरर प्रोवाइड कर देगा। तो दिस इज अबाउट कंक्लूजन कि आपको कीवर्ड क्यों और कैसे और क्या यूज करना है।
तो जावा में अप्रोक्सीमेटली 49 कीवर्ड है। 3 और भी है उसमें, फ्यूचर कीवर्ड्स या पॉसिबल अपकमिंग कीवर्ड्स नाम कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, वैसे तो और ज्यादा स्पेशल वर्ड्स भी है, लेकिन जो बेस नंबर ऑफ है वो 49 है। उनके सब के बारे में हम सीखेंगे। यहाँ पे जो मेरा स्क्रीन दिख रहा है, इसमें ऑलमोस्ट 49 को हमने कैप्चर करके रखा है। और अगर एक्स्ट्रा कुछ आता है तो आपकी दिमाग में, तो वो भी आप क्वेरी कर सकते हो और उसके रिलेटेड हम डिस्कस कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हर एक कीवर्ड की मीनिंग समझते हैं और उसकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, क्यों उसको बना गया और जेबीएम के दिमाग में उसका मतलब क्या है, उस चीजें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट क्या होती है? कोई भी चीज की एक बाहरी लेयर को दिखाना को अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, राइट? तो जो जावा में अब्स्ट्रैक्ट क्लास की कॉन्सेप्ट है, वहां पे एक क्लास के आगे अगर हम अब्स्ट्रैक्ट लगा देते हैं या एक मेथड के अंदर, मेथड के पहले अगर अब्स्ट्रैक्ट लगाते हैं, तो क्या कर देता है, उसको अब्स्ट्रैक्ट व्यू में लेके चला जाता है और उससे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का, उसका इंप्लीमेंटेशन के लिए ये कीवर्ड को बनाया गया है। जहां पे भी आप एब्स्ट्रैक्ट यूज करोगे तो जेवीएम समझ जाएगा कि ये एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। उसके दूसरे मीनिंग लेके आप अगर कोड करोगे, वो कंपाइल टाइम एरर प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के। नेक्स्ट कीवर्ड आता है एसेट। एसेट क्या होती है ना? कोई पॉसिबिलिटी है आपके पास, मतलब एक कोड आपने लिख दिया, उस कोड में आपको पता है कि ये वैल्यू इतना आना चाहिए, तो आप वहां पे एसेट अप्लाई कर सकते हो। एक प्रेडिक्टेड एपीआई बोल सकते हो कि हम पहले से ही कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे रिजल्ट आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो समथिंग गड़बड़ हो सकता है। तो उस केस के लिए, ऐसे सिचुएशंस में अगर आप कोई एपीआई यूज करोगे, एपीआई मतलब मेथड्स, मेथड और एपीआई में डिफरेंस यही कि एपीआई पहले से ही बना के रखा है जेवीएम के दिमाग में, और मेथड जो है आप अपने कस्टम कोड के थ्रू उसको डेवलप करोगे। तो ऐसे ही सिचुएशंस में हम एसेट को यूज करेंगे। तो इसीलिए इसका डेफिनेशन ऐसे कुछ है: एसेट डिस्क्राइब्स ए प्रेडिकेट प्लेस्ड इन ए जावा प्रोग्राम टू इंडिकेट द डेवलपर थिंक्स दैट द प्रेडिकेट इज ऑलवेज ट्रू एट दैट प्लेस। जैसे ही एसेट यूज करता है, हम पहले चल के चलेंगे कि जो कंडीशन हम दे रहे हैं वो कंडीशन जरूर मीट करेगा। अगर नहीं मीट करता है तो देयर विल बी ए प्रॉब्लम, वहां पे प्रोग्राम आपका फेल होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बुलियन। बुलियन क्या होता है? बेसिकली एक डेटा टाइप का एक कीवर्ड है ये। अब डेटा टाइप क्या है? जितनी भी आप डेटा को अपनी वेरिएबल और कांस्टेंट में स्टोर करोगे, उनको अलग अलग टाइप की डेटा की जो वैल्यू है वो प्रोवाइड करोगे। उनमें से ट्रू और फॉल्स भी एक टाइप आपको डेटा है। ट्रू और फॉल्स का भी यूज किया जाता है। मैं बोलता हूँ कि मुझे कोई पूछेगा आप लड़की हो, तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ या ना, दोनों में से कोई एक आंसर दूंगा। ठीक है, ट्रांसजेंडर के लिए भी ऑब्वियसली उसी में ऐड हो जाती है। तो ये जो हाँ या ना की टाइप के आंसर है, उसको कोडिंग में आप ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे ले सकते हो। और उनके लिए अगर आप ट्रू और फॉल्स वैल्यू देना चाहते हो, तो कोई भी वेरिएबल जिसके अंदर ट्रू या फॉल्स रखोगे वैल्यू, उस वेरिएबल के आगे पहले हम क्या लिखाएंगे? हम बुलियन लिखाएंगे। उससे पता चल जाएगा जेवीएम को कि इसके आगे जो वेरिएबल है, उसके अंदर दो ही टाइप की वैल्यू रखा जा सकता है, एक ट्रू और एक फॉल्स। इस तरीके से आप बुलियन कीवर्ड को यूज कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे स्टेटमेंट ये या ए डेटा टाइप दैट कैन होल्ड ट्रू और फॉल्स वैल्यूज ओनली। जैसे ही आप ये डिफाइन करके उसके आगे वेरिएबल नाम देते हो, तो ये भी हमको पता चल जाएगा इसके अंदर ट्रू और फॉल्स ही दे सकते हो। उसके अलावा अगर कोई वैल्यू और असाइन करते हो तो आपको कंपाइल टाइम पे एरर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है ब्रेक। ब्रेक क्या होती है ना? ब्रेक वर्ड से ही समझ में आता है, कहीं पे आप जा रहे हो, ब्रेक लगा दिया, उसका मतलब क्या है? यू आर स्टॉपिंग देयर, है ना? या फिर कहीं पे जा रहे हो, ब्रेक हो गया कोई चीज, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब टूट गया। तो जो कंटिन्यूअस फ्लो होता है सोर्स कोड में, जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, सोर्स कोड में जो कोड की फ्लो होती है, एक कोड के बाद दूसरा कोड, दूसरा कोड के बाद तीसरा कोड चलता है। अगर बीच में हम कोई ऑब्स्टेकल देना चाहते हैं या फिर उसको वहां से ब्रेक करना चाहते हैं, या फिर कोई इटरेशन हो रही है, कंटिन्यूअसली एक चीज को आप कर रहे हो, वहां से आप हट जाना चाहते हो, निकलना चाहते हो, वो कंटिन्यूअस स्टेप में आप फ्लो ऑन नहीं करना चाहते हो, तो उस केस के लिए हम ब्रेक को यूज करेंगे। ब्रेक से मीनिंग यही आता है, कंटिन्यूअसली को जो फ्लो चलता है कोड का, उसको वहां पे स्टॉप करना
और किसी दूसरे जगह पे लेके चले जाना। तो दिस इज नॉन एज अ ब्रेक, ए कंट्रोल स्टेटमेंट फॉर ब्रेकिंग आउट ऑफ लूप्स। लूप्स का मतलब क्या है हम आगे पढ़ेंगे। जनरली इटरेशन की जो वर्ड मैंने यूज किया है वो एग्जैक्टली मीनिंग करता है लूप्स। ठीक है, जब एक से ज्यादा डेटा को एक कंटेनर के अंदर, एक वेरिएबल के अंदर रखोगे और उसको इटरेट करते जाओगे, उस इटरेशन की जो फ्लो होगा उस फ्लो को हम लूप कह सकते हैं। ठीक है, हम कंटिन्यूअसली एक चीज को अगर कर रहे हैं तो उसको भी एक लूप कहते हैं। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो कि हम लूप के कॉन्सेप्ट के अंदर सीखेंगे। नेक्स्ट आते हैं बाइट। बाइट क्या होती है? जब आपकी डेटा एक स्मॉल रेंज के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो कितना कैरेक्टर की बेसिस पे ना जावा में अलग अलग, सॉरी, नॉर्मल लाइफ सिस्टम में बहुत सारे नंबर सिस्टम है। उसमें बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है ना। ऐसे करके अलग अलग टाइप नंबर सिस्टम है। तो बेस्ड अपन नंबर सिस्टम जो डेटा रेंज है वो छोटा बड़ा हो सकता है। मतलब आप डेसिमल, हम जो नंबर यूज करते हैं उसको डेसिमल कहते हैं। इसकी रेंज जो है 0 to 9 है। और जो 0 to 9 नंबर्स को यूज करके जो डेटा हम बनाएंगे उसकी रेंज बहुत बड़ा हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। तो बड़े और छोटे डेटा को रखने के लिए अलग अलग डेटा टाइप इनिशियलाइजर, जिसको हम डेटा टाइप ऑपरेटर बोलते हैं, वो रखा गया है। उन डेटा टाइप ऑपरेटर में से एक डेटा टाइप है हमारा बाइट। ठीक है, ये इंट से छोटा होगा लेकिन शॉर्ट से बड़ा होगा। इसका रेंज क्या है ये सब डिटेल हम डेटा टाइप में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझ लो, कीवर्ड में से अगर जैसे ही बाइट आप लिखते हो उसमें 0 to 7 तक नंबर को यूज करके, या फिर जो भी डेसिमल नंबर, नॉर्मल नंबर आप यूज करोगे, उसकी वैल्यू आपका बाइट डेटा टाइप के अकॉर्डिंग स्टोर होके रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है केस। केस क्या होती है? मान लो कि मैं एक कोर्ट जा रहा हूँ, लॉ ऑब्वियसली, और वहां पे देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रॉब्लम लेके अपनी अपनी वकील के साथ डिस्कस कर रहे हैं, एंड जज इज डिसाइडिंग समथिंग। ये सब चीजें चल रहे हैं। तो वो सब क्या है? एक एक इंसिडेंट है। तो ऐसे ही इंसिडेंट को हम प्रोग्राम के लिए अगर कन्वर्ट करेंगे, जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ, मान लो कि मेरा एक सेक्शन में एक रिजल्ट आ सकता है और वो रिजल्ट मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? उस रिजल्ट को लेके इवेल्युएट कर सकता हूँ, मतलब प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसे करूंगा, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसे करूंगा। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, उन सारे पॉसिबिलिटी को एक एक केस को असाइन कर सकते हैं और उस केस को हम क्या कर सकते हैं? कोड में हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस को कवर करने के लिए हमारा केसेस यूज होती है। ज्यादातर ये स्विच केस स्टेटमेंट में यूटिलाइज हो सकता है। तो यूज इसलिए लिखा गया, यूज इन स्विच स्टेटमेंट टू मार्क ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। जो भी आपकी सेक्शन होगा उस सेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए आप स्विच के अंदर केस एक बना के उतनी कोड को आप उस केस के लिए असाइन कर सकते हो। इस तरीके से हमारा केस काम करता है। नेक्स्ट आता है केस। केस क्या होता है? ये एक और कीवर्ड, स्पेशल कीवर्ड है, जो कि मीनिंग रखता है आपका एक्सेप्शन कैचर के लिए। कि एक्सेप्शन क्या होती है ना, जावा में दो टाइप की एरर आ सकता है आपकी प्रोग्राम से, एक रिकवरेबल, एक इरिकवरेबल। ज्यादातर इरिकवरेबल एरर जो होती है वो एरर क्लास का होता है, और ज्यादातर जो एक्सेप्शन से आप रिकवर कर सकते हो उसको हम एक्सेप्शन कैटेगरी में डालते हैं। इसके बारे में डिटेल एक्सेप्शन हैंडलिंग जब सीखेंगे वो सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, जब आप एक्सेप्शन को अ, देखने के लिए या जांच करने के लिए कोई कोड लिखना चाहोगे तो उसमें ट्राई और कैच, ये दो कीवर्ड की इस्तेमाल करोगे। तो ट्राई में क्या होगा? वो एक्सेप्शन जनरेट होगा, और कैच में क्या होगा? वो एक्सेप्शन कैप्चर होगा। तो ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक दोनों आपस में डिपेंडेबल है। और ट्राई ब्लॉक के बाद अगर कैच नहीं देते हो तो वो एक्सेप्शन जनरेट होके उस मेथड से वो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट थ्रो हो जाएगा। क्या और क्या क्या अप्रोचेस है एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना जान लो कि अगर कोई एक्सेप्शन या फिर कोई रिकवरेबल एरर आपके प्रोग्राम से एरर आता है, तो उसको कैप्चर करने के लिए जो एक्सेप्शन होती है रन टाइम पे, तो उसको हम केस कीवर्ड के थ्रू कैप्चर कर सकते हैं और उसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं। तो केचेस एक्सेप्शन जनरेटेड बाय ट्राई स्टेटमेंट्स, इसकी जो एक्सेप्शंस होते हैं वो ट्राई ब्लॉक में जनरेट होती है। तो दीज वेर सेवन, फर्स्ट सेवन। नेक्स्ट आते हैं 8 कैर। कैर भी एक डेटा टाइप है, और ये जब हम जेवीएम को यूज करते हैं कोई भी वेरिएबल के पहले, तो इसको
कैरेक्टर्स मिलता है। मतलब सिंगल कैरेक्टर को अगर आप असाइन करना है कोई वेरिएबल के अंदर, अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग ऑब्वियसली, लेकिन अगर एक टाइम में एक ही कैरेक्टर असाइन करना चाहते हो, तो आप सिंगल कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हो। ये भी एक डेटा टाइप होती है। ये 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर को इस्तेमाल कर सकता है। क्लास क्या होती है? हमें ये बेसिक कॉमन आइटम जितने भी हमारा कॉन्सेप्ट है जावा की, वो क्लास से स्टार्ट होता है, ऑब्जेक्ट को यूज़ करता है और बहुत सारे फीचर्स ऑफ ऊप्स एंड हियर वो वेयर बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो क्लास जो होती है हमारा एक टेम्पलेट होता है, इसके आगे जो भी वर्ड लिखते हो उसको जेवीएम क्या करता है, उसके करस्पॉन्डिंग बाइट कोड जनरेट करता है। जो कंपाइल कोड होती है वो बाइट कोड जनरेट होके उसको उसी नाम से एग्जीक्यूशन करते हैं हम। तो इसीलिए क्लास की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यू। मैंने बताया कि ब्रेक, जब आप कोई कोड फ्लो कर रहे हो और वहाँ से हटना चाहते हो तो ब्रेक यूज़ कर सकते हो। इसका अपोजिट होता है कंटिन्यू। जब आप कोई कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, आपका जो कंडीशन है वो खत्म हो गया, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मुझे आगे जाना है। फॉर एग्जांपल स्विच केस में आप क्या कर सकते हो, एक सिनेरियो लेके उसके अलग-अलग केसेस है, कौन-सा केस को मैच किया वहाँ पे जाना चाहते हो। लेकिन आप चाहते हो कि मैं जो भी केस में प्रोसीड कर रहा हूँ, उस केस के बीच में मुझे ब्रेक नहीं करना है, उसके नेक्स्ट वाला केस को भी एग्जीक्यूट करना है, ठीक है? मतलब चाहे फेल हूँ या पास हूँ, मुझे एग्ज़ाम देते रहना है कंटीन्यूअसली, उससे कोई मतलब नहीं, मुझे रिजल्ट मिले ना मिले उससे कोई फ़र्क नहीं। तो कंटीन्यूअसली कोई कोड फ्लो को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं इंटेंशनली, तो हम इसमें कंटिन्यू को यूज़ कर सकते हैं। लूप में भी हम कंटिन्यू को यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा जो कंटीन्यूअसली इटरेशन है, वो कंटिन्यू लेवल पे रहेगा, या एक इन्फिनिट लूप अगर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे भी कंटिन्यू का यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट कीवर्ड आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या होती है? जितने भी आपकी अलग-अलग सिनेरियोस है, कंडीशंस है, उन कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर इवैल्यूएट नहीं हो पाया ड्यू टू दैट कंडीशंस रेस्ट्रिक्शन, उस केस में आप एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी क्रिएट कर सकते हो कि अगर कोई भी केस नहीं है, तो आप मुझे ये चीज़ करना है या ये मैसेज दे दो। ऐसे सिनेरियोस को कैप्चर करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट केस को यूज़ करते हैं। ये भी स्विच केस में यूज़ होती है। नेक्स्ट आता है डू। जावा में जो लूपिंग होती है, इटरेशंस जो होती है, उसकी अलग-अलग लूपिंग होती है। उनमें से एक लूप होता है, एक अप्रोच होता है डू व्हाइल। तो डू व्हाइल का ये जो डू है, एक पार्ट है, एक सेक्शन है। इसके बारे में डिटेल में हम डू व्हाइल लूप जब करेंगे तब सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लेंगे कि ये डू जहाँ पे भी लिखे होंगे, जेवीएम को पता चल जाएगा जो डू व्हाइल लूप है उसकी ये स्टार्टिंग पॉइंटर है। यहाँ से मुझे आगे कोड को डू व्हाइल लूप के हिसाब से लेके एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट आता है डबल। डबल भी डेसिमल जो नंबर्स होता है उसको अगर एक वेरिएबल के अंदर आप डालना चाहते हो, तो ये डबल थोड़ा-सा बड़ा रेंज पे आता है, बड़ा कैटेगरी में आता है और ये भी एक डेटा टाइप होती है, ठीक है? जिसका रेंज होती है 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के हिसाब से चलता है। एल्स इफ की जितने भी कंडीशंस है, उन इफ कंडीशन की अगर इवैल्यूएशन खत्म हो जाती है, कोई कंडीशन पे सैटिस्फैक्शन नहीं होता है, तो आप एल्स यूटिलाइज कर सकते हो। मतलब सारे टाइप की पॉसिबिलिटी को अगर वायलेट कर दिया आपकी कंडीशन, तो आप एल्स वाले कंडीशन में डाल के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो कि ये कंडीशन सारे कंडीशन हमने ट्राई किया, नहीं मिला, अभी ये कंडीशन ही बचा है, उस कंडीशन के हिसाब से जाएँगे। एनम क्या होती है? ना जावा में कॉन्स्टेंट्स को क्रिएट करने के लिए और डिफरेंट एनुमरेशंस को क्रिएट करने के लिए जावा में एनम कीवर्ड को यूज़ किया गया है। कैसे इसका इस्तेमाल करके हम बहुत सारे फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं और इसके खास रोल क्या है जब हम एनुमरेशन पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सटेंड्स कीवर्ड। एक्सटेंड्स कीवर्ड क्या होती है? हमने जावा में इनहेरिटेंस के बारे में सीखा, एक क्लास से दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी कैसे लेंगे वो सीखा। तो एक बेस क्लास जब अपनी चाइल्ड क्लास को प्रोवाइड करता है अपनी प्रॉपर्टी, तो चाइल्ड क्या करता है इसको जो पेरेंट क्लास है उसको प्रॉपर्टी एक्सटेंड करता है। तो उस चीज सिनेरियो को कवर अप करने के लिए जेवीएम को बताने के लिए ये एक्सटेंड्स कीवर्ड्स यूज किया जाता है। इट इज द यूसेज ऑफ इनहेरिटेंस। जब इनहेरिटेंस आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट में, तो आपको एक्सटेंड्स कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। फाइनल क्या होती है ना, कोई भी कांस्टेंट को अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हो, एक वेरिएबल के पास आपने एक वैल्यू तो दे दिया, लेकिन आप उसको कांस्टेंट करना चाहते हो, उसको चेंज नहीं करना चाहते हो, या फिर कोई क्लास से आप उसको इनहेरिट नहीं करना चाहते हो, उसको ओवरराइड नहीं करना चाहते हो, तो एक कांस्टेंट फीचर में कन्वर्ट करने के लिए जो क्लास हो या जो वेरिएबल है उनको आप अगर करना चाहते हो, तो आप
फाइनल को कीवर्ड को यूज कर सकते हो। फाइनली क्या होती है, ये ट्राई कैच जो हमने एक्सेप्शन ब्लॉक के एक्सेप्शन फीचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए, उसकी ही एक और पार्ट है फाइनली। ट्राई में क्या होता है, एक्सेप्शन जनरेट होती है, कैच में क्या होती है, एक्सेप्शन कैप्चर होती है। अगर ये दोनों में कोड समहाउ नहीं पहुंच पाया तो फाइनली में डेफिनेटली वो पहुंचेगा। अगर कैच ब्लॉक में आपने अन अनस्पेसिफिक मतलब नॉट रिलेटेड एक्सेप्शन क्लास को आपने यूज कर लिया, जो एक्सेप्शन आना था उस एक्शन को कैप्चर ना करके कोई दूसरा कर दिया, तो क्या होगा, ट्राई में तो जनरेट होगा लेकिन केस में कैप्चर नहीं हो पाएगा। तो उस केस में ये फाइनली ब्लॉक में एटलीस्ट लैंड करे और उसके बेसिस पे कुछ एक्शन हम ले पाए, उस चीजों को देखते हुए हम जेबीएम को ये कीवर्ड को इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि अब चाहे ट्राई और केज में से कोई से भी एग्जीक्यूट हो या दोनों एग्जीक्यूट हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें फाइनली तो चाहिए चाहिए। ये ज्यादातर रिसोर्स वगैरह मैनेजमेंट करने के लिए यूज होती है, या गार्बेज कलेक्शन। अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट को आपको नलिफाई करना है, या फिर कुछ ऐसे डिफॉल्ट काम करना है जो कि एक्सेप्शन केस में ना होके हमें बाद में प्रॉब्लम आएगी, तो उस सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम फाइनली कीवर्ड को यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्लोट। फ्लोट भी एक डेटा टाइप है, डेसिमल टाइप की। इसकी भी रेंज 32 बिट की होता है। ठीक है, 32 बिट की जो नंबर्स होती है वो सब फ्लोट वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आता है फॉर लूप। लूप या इटरेशन जो भी बोलोगे आप, उस टाइप की कोड को, एक कोड को, 10 कोड को, 50 कोड को एक ब्लॉक के अंदर लिख के बार बार एग्जीक्यूट करने के चाहते हो आप, तो इन सब जो हमारा फीचर्स होता है वो हम इटरेशन कहते हैं। और उस इटरेशन को जेवीएम को बताने के लिए हम फॉर कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। ये भी एक तरीके से लूप होती है। इफ कोई भी कंडीशन है, उस कंडीशन को इवेल्युएट करना चाहते हो, तो उसके लिए जेवीएम को आप ये बता सकते हो कि इफ, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर ब्रैकेट एंड, और उसके बीच में आपकी कोड वो बोलोगे उससे, तो जेवीएम क्या चेक करता है कि अगर ये ट्रू है तब ये इसके अंदर जो चीजें करना है वो करेगा, नहीं तो दूसरा काम करेगा, उसके लिए एल्स यूज करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका इफ यूज होती है। इंप्लीमेंट्स क्या होती है ना, मैं जावा में इंटरफेस का कॉन्सेप्ट जान गया हूँ, और मल्टीपल इनहेरिटेंसेस में कैसे इंटरफेस हमें हेल्प करता है वो जान गया हूँ। या फिर कोई टेम्पलेट बना रहे हो, उस टेम्पलेट में कॉमन एपीआई की जरूरत है, तो उसकी जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड की कोई कॉन्ट्रैक्ट है, वैसे कुछ बनाना चाहते हो, तो उस केस में इंटरफेस यूज करोगे। और इंटरफेस को क्लास में अगर यूज करना चाहते हो, तो उसमें इंप्लीमेंट्स कीवर्ड के थ्रू जेवीएम को आप बता के उस क्लास को, उस इंप्लीमेंट का इंप्लीमेंटर बना सकते हो। इस तरीके से हमारा इंप्लीमेंट्स काम करता है। नेक्स्ट आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, आपकी प्रोग्राम है, आपकी प्रोग्राम में 10 फाइल से, और 10 फाइल में से 2 फाइल आपकी डायरेक्टरी के अंदर है, 5 फाइल किसी और जगह पे है, 3 फाइल किसी और जगह है। आप कहीं बाहर की कोई भी एक क्लास को अगर अपनी क्लास के अंदर यूज करना चाहते हो, उसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको यूज करना चाहते हो, आपको इंपोर्ट जो कीवर्ड है उससे आपको पूरा उसकी पैकेज और उसकी क्लास नेम डिफाइन करके ऊपर ही सेक्शन में आपको उसको पहले लेके आना पड़ेगा। उससे उसकी जो क्लास की विजिबिलिटी है जेवीएम को दिखेगा, और उसके बाद आप उसको यूज करोगे। नहीं करोगे तो कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा, वो क्लास नॉट फाउंड करके दिखेगा आपको, फिर आपको उसको इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका इंपोर्ट किया जाता है जितने भी क्लासेस आप यूज करोगे उनकी रेफरेंसेस के लिए। इंस्टेंस ऑफ क्या होती है, जब कोई क्लास की एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हो, उस ऑब्जेक्ट को आप अगर वैलिडेट करना चाहते हो कि वो ऑब्जेक्ट उसी क्लास का है किसी और क्लास का है, ऐसे सिचुएशन बहुत बार आएगी रन टाइम पे, जहां पे आपको इवेलुएट करना पड़ेगा, अगर ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है तो ये करो, या उस क्लास का है तो ये करो, अगर दोनों का नहीं है तो कुछ और काम करो। तो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हम इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर को इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो इसका स्पेसिफिक गोल है, it checks and whether this is belonging to a specific class or implementing any specific interface and evaluates it। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंस्टेंस ऑफ को यूज करते हो। इंट क्या है, इंट भी हमारा एक डेटा टाइप है, इसका भी रेंज 32 बिट है, 0 to 32 बिट तक हमारा डेटा जो है
हमारा इंटीजर जो होल नंबर्स होता है उनको स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो ये डबल से छोटा होता है लेकिन शॉर्ट से बड़ा होता है, बाइट से बड़ा होता है। नेक्स्ट आता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होती है, हमने ऑलरेडी देखा क्लास और इंटरफेस की कॉन्सेप्ट। इंटरफेस एक कंक्रीट होता है जिसके थ्रू आप टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हो और जो जो जगह पे हमें उसको यूज करना है उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो। लाखों इंटरफेस जावा की प्री डिफाइंड एपीआई में भी प्रेजेंट है। क्लोनेबल से लेके सीरियलाइज बहुत सारे इंटरफेस है जो कि हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, अपनी क्लास के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उस इंप्लीमेंटेशन के लिए हम इंटरफेस स्पेस फिर जो भी इंटरफेस नाम है ऐसे कस्टम इंटरफेस से क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इंटरफेस कीवर्ड को यूज करेंगे। लॉन्ग एक वेरिएबल है, इंटीजर से भी बड़ा है इसलिए 64 बिट होगा। नेटिव स्पेसिफाई क्या करता है, जितने भी नेटिव मेथड्स है, नेटिव मतलब आपकी जावा कोड में वो फंक्शनलिटी ना होके किसी सी प्रोग्रामिंग या सी प्लस प्लस या किसी दूसरे लैंग्वेज में वो उसका कोड है, तो उस कोड को यूज करने के लिए हमने एक मेथड कॉल करना है, तो उस केस में हमारा नेटिव कीवर्ड यूज वो हो जाता है। ये प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक एपीआई की बेसिस पे ही काम करता है, मतलब विंडोज 64 में जो मेथड कॉल होती है जरूर नहीं कि विंडो 32 में सेम होगा, वो अलग अलग हो सकता है। तो प्लेटफॉर्म इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड होता है। ठीक है, न्यू न्यू को क्या होता है, जब भी आपकी कोई क्लास है उसकी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो तो न्यू ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। इसलिए जैसे ही न्यू लिखते हो जेबीएम को पता चलता है आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ट्राई कर रहे हो। नल क्या है ना, नल मतलब ये इसका रेफरेंस है ही नहीं, मतलब आपकी कोई भी जो मार्कर है उस वेरिएबल को है ही नहीं, उस वेरिएबल के पास कुछ नहीं है, अनाथ है, मतलब इट रियली डजंट बिलोंग टू एनीथिंग। तो ऐसे सिचुएशंस इस टाइप के डेटा अगर आप देना चाहते हो कोई वेरिएबल को तो आप वहां पे ना ले। ये ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रिंग केस में इसको दिया जाता है ताकि गार्बेज कलेक्शन ये सब चीजें में थोड़ा सा कॉन्क्रीट हैंडलिंग कंट्रोलिंग मिल जाए। नेक्स्ट आता है पैकेज। पैकेज क्या होता है, एक फंक्शनलिटी वाइज ग्रुपिंग को हम पैकेज फॉर्मेट में रखते हैं। फॉर एग्जांपल पांच मेरे पास 100 क्लासेस है, उन 100 क्लासेस में पहले 20 एक फंक्शनलिटी करते हैं, बाकी 30 एक फंक्शनलिटी करते हैं, बाकी 20 एक फंक्शनलिटी करते हैं। तो ये जो फंक्शनलिटी लेवल पे जो ग्रुपिंग किया जाता है उनको एक जगह पे स्टोर किया जाता है, उसी को बोलते हैं पैकेज। तो जावा में प्री डिफाइंड पैकेजेस बहुत मिल जाए। बेस्ट एग्जांपल जावा डॉट यूटिल, जावा डॉट लैंग, जावा डॉट, ऐसे बहुत सारे आपको पैकेजेस मिल जाएंगे जिस पैकेजेस में अलग अलग क्लासेस होते हैं अलग अलग रोल निभाने के लिए। मैथ डॉट रैंडम करके जो मेथड है मैथ क्लास के अंदर है, वो मैथ क्लास किसके अंदर है, जावा डॉट यूटिल के अंदर है। तो ये जो क्लास जो मिलते हैं हमें मैथ की अलग अलग ऑपरेशंस के लिए, मैथ क्लास है, डिफॉल्ट क्लास जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है। तो ऐसे सिनेरियोस को क्रिएट करने के लिए, यूज करने के लिए हम क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, पैकेज। और उन पैकेज के नाम को डिफाइन करने से पहले हम पैकेज कीवर्ड को इस्तेमाल करेंगे। तो जहां पे भी पैकेज लिख के आगे जो भी नाम देते हो वो पैकेज नाम से कंसिडर करें। अगर ये वर्ड नहीं यूज किया तो जावा डॉट लैंग होता है आपका डिफॉल्ट पैकेज, ये चीज भी समझ लेना। तो डिफॉल्ट पैकेज हमारा जावा डॉट लैंग होता है। प्राइवेट क्या होती है ना, प्राइवेट एक ऐसा स्पेसिफायर होती है, आपकी जो मेथड है, आपकी जो कोड ऑफ ब्लॉक है उसको कैसे एसेस किया जाएगा उसके लिए जावा में कॉन्सेप्ट होता है एसेस स्पेसिफायर। फॉर एग्जांपल आपने एक क्लास में 100 लाइन लिख दिया, उन 100 लाइन में 20 लाइन को आप उसी क्लास के अंदर यूज करना चाहते हो और बाहर से नॉट एसेसिबल करना चाहते हो या ग्रांटेड परमिशन नहीं देते हो, तो उस केस में आपको एसेस स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। प्राइवेट एसेस स्पेसिफायर क्लास लेवल पे रहता है तो आपको प्राइवेट लेवल पे यूज करके आगे बढ़ना होगा। अगर आप उसको अपनी डायरेक्टरी लेवल तक लेके जाते हो या पैकेज लेवल में लेके जाते हो तो वहां पे प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हो। अगर सारे जगह से एसेसिबल करना चाहते हो तो उसको पब्लिक कर सकते हो। तो ऐसे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक ये तीनों कीवर्ड की भी इस्तेमाल उसी तरीके से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिटर्न। रिटर्न टाइप जो होती है वो एक मेथड का बिहेवियर पे डिपेंड करता है। एक मेथड काम कर गया उसके बाद उसका रिजल्ट क्या आएगा, उस रिजल्ट को जिस कीवर्ड के थ्रू भेजा जाता है उसको हम रिटर्न कीवर्ड कहते हैं। जैसा यहाँ पे भी रिटर्न लिखते हैं, अगर मैं खाली छोड़ दूंगा कंपाइल टाइम एरर आएगा। आपको डेफिनेटली अगर रिटर्न की मेथड की अगर रिटर्न टाइप आप डिफाइन कर रखा है तो आप रिटर्न के अंदर उसके वैल्यू को भी देना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं देना चाहते हो तो नल दे सकते हो, लेकिन आपको देना जरूर पड़ेगा। इसलिए रिटर्न कीवर्ड इज जस्ट टू
प्रोवाइड रेस्पॉन्स ऑफ ए मेथड भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉर्ट। सॉर्ट क्या है? एक डेटा टाइप है जो कि 16 बिट इंटीजर है, इंटीजर का छोटा भाई है। तो हम ये इसको भी डेटा टाइप फॉर्मेट में जब छोटा छोटा डेटा रखना चाहते हो आप, उसको आप रख सकते हो, मतलब उस वेरिएबल को सॉर्ट के नाम से डिक्लेयर करके आगे जा सकते हो। स्टैटिक क्या होती है? क्लास लेवल पे अगर आप चाहते हो कि कोई मेथड को या फिर कोई वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहते हो, तो उस केस में हम स्टैटिक वेरिएबल को यूज करते हैं। इसकी भी फंक्शनैलिटी और यूसेज हम बहुत सारे चीजों में देखेंगे। स्टैटिक का भी एक अलग छोटा सा सेक्शन करके उसके बारे में समझेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड का यूज कैसे होता है और क्या क्या फंक्शनैलिटी में इसकी एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। स्ट्रिक्ट एपी क्या है ना? ये एक कीवर्ड, ऐसा कीवर्ड है जो कि प्रेसिशन एंड राउंडिंग फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन में यूज करता है, और जितने भी एक्स्ट्रा एडवांस इसमें आता है उनको पोर्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो स्ट्रिक्ट एपी को ज्यादातर हम प्रेसिशन एंड राउंडिंग ऑफ के लिए, फ्लोटिंग डेसिमल नंबर्स को राउंडिंग करने के लिए यूज करते हैं। सुपर क्या होता है ना? अगर मैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहता हूँ या फिर पेरेंट क्लास का कोई मेथड को एक्सेस करना चाहता हूँ, आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना के डायरेक्ट सुपर डॉट वो मेथड भी लिख। तो दिस इज ए पॉइंटर ऑफ पेरेंट क्लास इंस्टेंस। स्विच क्या होती है? जैसे कि हमने बताया, अलग अलग कंडीशन से, उन कंडीशन में से कोई एक कंडीशन को एग्जीक्यूट करना है, तो आप वो सारे सिनेरियो को एक स्विच, मतलब एक कंट्रोल पॉइंट देके आप उस सारे के लिए करस्पॉन्डिंग एक एक छोटा छोटा अलग अलग केस करके आप चला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, घर पे आपकी बहुत सारे एम्यूनिटीज है, लाइट है, बल्ब है, फैन है, टीवी है, उन सारे की फंक्शनैलिटी को आप कंट्रोल करते हो एक बोर्ड से। वो बोर्ड हो गया आपका स्विच बोर्ड, और उसके अंदर जो स्विच आप ऑन करोगे वो हो गया केस। तो जिस केस को आप दबाओगे उस केस का फीचर चलेगा, और जिस केस को आप नहीं दबाओगे वो नॉर्मल केस होकर रहेगा। और कहाँ पे रहेगा? स्विच बोर्ड पे। तो इसीलिए उसको बोला जाता है एक स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऐसे ही स्विच केस ब्लॉक के बारे में हम डेफिनेटली कंडीशनल ब्लॉकिंग जो कोड करेंगे तो वहां पे ये चीजें सीखेंगे। नेक्स्ट आता है सिंक्रोनाइज्ड। जावा में मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू एक ही प्रोग्राम में 10 थ्रेड आप चला सकते हो फास्टर परफॉर्मेंस देने के लिए। और उस टाइम पे अगर आपका 100 लाइन कोड है और आप 25 लाइन क्रूशियल कोड लिखे हो, जो कि मल्टीपल थ्रेड अगर साइमल्टेनियसली एक्सेस करेंगे तो आपको प्रॉब्लमेटिकल स्टेटमेंट में डाल सकते हैं, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए, सारे थ्रेड को एक ही बार में एक कोड को एग्जीक्यूट ना कराने के लिए जो अप्रोच होता है जावा में, उसमें से एक अप्रोच है सिंक्रोनाइज्ड। तो जहां पे आप सिंक्रोनाइज करके एक मेथड के आगे लिख देते हो, तो वो मेथड एक ही बार में एक ही कीवर्ड के थ्रू जाएगा। ठीक है, वो सीरियली जाएगा। उसके लिए एक थ्रेड जब वो वहां उस मेथड से निकल जाएगा, फिर दूसरा थ्रेड अंदर जा सकता है। तो इस तरह सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए हम सिंक्रोनाइज्ड को यूज करते हैं। तो इसीलिए मेथड की जो मल्टी थ्रेडेड कोड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए सिंक्रोनाइज्ड यूज होती है। खाली मेथड लेवल पे नहीं, ब्लॉक लेवल पे भी आप सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हो। दिस जो है वो करंट क्लास की ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के लिए होती है। आप अगर करंट क्लास की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके वो ना करना चाहते हो, खाली दिस लिखना चाहते हो, दैट विल बी आल्सो सफिशिएंट। थ्रो क्या होती है ना? कोई भी एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन आप जनरेट करना चाहते हो। ट्राई के अंदर तो आपने ऑटोमेटिकली कोड के थ्रू जनरेट कर दिया। अगर मैं कोई नंबर को डिवाइड बाय जीरो कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? एरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगा, कांट बी डिवाइड बाय जीरो करके आ जाएगा। या कहीं पे नल है, उसके अंदर से कुछ वैल्यू निकालने की कोशिश कर तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा। तो ऐसे एक्सेप्शन जनरेट होंगे ट्राई ब्लॉक से। बट मैं चाहता हूं कि ट्राई ब्लॉक में जब जनरेट होता है एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन को हाईलाइट ना करके किसी दूसरे कस्टम एक्सेप्शन को जनरेट करूं। तो उस केस में मैं थ्रो कीवर्ड यूज करके एक नया एक्सेप्शन में कन्वर्ट करके उसको मैं उस क्लास से, उस मेथड से बाहर दूसरे जो पेरेंट मेथड जिसने इसको कॉल किया वहां पे भेज सकता हूं। तो उस चीज के लिए हमारा थ्रो यूज होती है। इसकी एक और छोटा भाई है, उसका नाम थ्रोस है। थ्रोस क्या करता है? आप आपका एक्सेप्शन को कैप्चर कर दिया, आपने थ्रो नहीं किया, लेकिन आप कैच ब्लॉक नहीं लगाना चाहते हो, मतलब कैप्चर नहीं करना चाहते हो। जैसे ही ट्राई ब्लॉक में एग्जीक्यूट हो, जैसे ही एक्सेप्शन जनरेट हो जाए, उस मेथड जहां पे ये सीन हुआ वहां से वो अपने आप निकल के चले जाए, तो वहां पे आप थ्रोस, फिर आगे जो भी टाइप के एक्सेप्शन को आप कैप्चर करके
पेरेंट जो कॉलिंग पॉइंटर है वहां पे भेजना चाहते हो वहां पे थ्रोस को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट क्या होता है ना, जितने भी वेरिएबल है ये पार्ट की परसिस्टेंट स्टेट में काम नहीं करता है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या है, जो भी स्टेट होता है वो स्टेट कांस्टेंट रहता है, लेकिन इन परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट में अगर आप कोई सिनेरियो लेके चलते हो तो उस केस में हमारा ट्रांजिएंट वेरिएबल का रोल इंपॉर्टेंट होता है। डिटेल में जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे मोर कॉन्सेप्ट के साथ इसको पॉइंट आउट करेंगे। नेक्स्ट आता है ट्राई। हमने बताया ऑलरेडी ट्राई, कैच, थ्रोस, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए होती है। कोई भी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है, रन टाइम एरर को हम दो टाइप में कैटेगरी में, एक रिकवरेबल एक अनरिकवरेबल। तो जो रिकवरेबल एरर्स होते हैं, रन टाइम में जो एरर्स आते हैं जिसको हम रिकवर कर सकते हैं, मतलब अपना प्रोग्राम को आगे ले जा सकते हैं हैंडलिंग करके, तो वो हैंडलिंग के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें पहले वो एक्सेप्शन को जनरेट करना पड़ेगा। तो वो जनरेशन वाला जो ब्लॉक है उसको हम ट्राई ब्लॉक के अंदर रखते हैं। ब्लॉक मतलब कलिब्रास एंड कलिब्रास स्टार्ट की जो स्कोप है उस स्कोप के पहले हमें ट्राई लिखना है, उसके अंदर जो ब्लॉक में एक्सेप्शन जनरेट करेगा वो लिखना है, फिर वो डिटेल में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में कर लेंगे। तो स्टार्ट से ब्लॉक ऑफ कोड दैट विल बी टेस्टेड फॉर एक्सेप्शन को भी हम कर सकते हैं। वॉइड में क्या होती है ना, ये क्या करता है, जैसे हम वॉइड करके एक मेथड का नाम लिख देंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब मेन मेथड कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करता है, वो एग्जीक्यूट करके बस निकल जाता है। तो ऐसे मेथड्स अगर आप खुद बनाना चाहते हो तो उसके आगे वॉइड लिख सकते हो। मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि मेरा ये मेथड कुछ रिटर्न करने के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये चीज जेवीएम को मैसेज दोगे आप अपनी वॉइड डेफिनेशन डिफाइन करके। नेक्स्ट आता है वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या होती है ना, वोलाटाइल इन द सेंस कि आप सिंक्रोनसली एसिंक्रोनसली आप किसी वेरिएबल का वैल्यू को चेंज करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपकी सिस्टम के टाइम है, वो आप सिस्टम बंद भी कर दोगे तो भी अपडेट होता रहता है। तो ऐसे टाइप की वेरिएबल्स को हम बोलते हैं वोलाटाइल वेरिएबल। और वोलाटाइल वेरिएबल का फायदा ये है कि वो जेवीएम की जो डिपेंडेंट एनवायरमेंट है उसके ऊपर रिलायबल ना होके वो अपने आप वैल्यूज को कर्नल की जो सिस्टम है, कर्नल की जो थ्रेड है उसके थ्रू ऑपरेट होता है। कर्नल क्या है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें कर्नल एक प्रोसेस होता है और उसके बारे में बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। तो ये हमारा वोलेटाइल वेरिएबल के बारे में है। अगर जेवीएम को आप बता देते हो कि ये मेरा वोलेटाइल वेरिएबल है, वो उसको ट्रैक नहीं करेगा, वो छोड़ देगा, ठीक है भाई आपको कर्नल भाई साहब डायरेक्ट बात करेंगे। तो इस तरीके से हम वोलेटाइल को यूज करते हैं। व्हाइल क्या होती है, ऑलरेडी हमने बोला कि इटरेशन जो है अलग अलग स्टाइल में इंप्लीमेंट किया जाता है जावा में, कोडिंग में। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, हम फॉर लूप को सीखेंगे, डू व्हाइल लिखेंगे, व्हाइल लिखेंगे, फॉर ईच लिखेंगे। तो उनमें से व्हाइल भी एक लूप है, उसकी भी सिंटैक्स है, उसको भी आप इटरेशन करने के लिए व्हाइल कीवर्ड को यूज करके वो चीज कर सकते हो। तो ये जो 49 कीवर्ड्स हमने पढ़ा ये बेसिक कॉमनली पाया जाता है। इनके अलावा दो कीवर्ड और है, कॉन्स्ट और गो टू। ये दोनों को भी दूसरे लैंग्वेज को देख के एज ए कीवर्ड लेने की सोचा गया था, बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हो सकता है इम्प्लीमेंट आगे वाला टाइम में हो जाए। तो इसके लिए दो नोटर है, द कीवर्ड्स कॉन्स्ट एंड गो टू आर रिजर्व्ड इवन दे आर नॉट करेंटली in use. Currently, they are no longer supported in Java. True, false, null look like keywords, but in actual they are literals. मतलब true, false, null ये जो keywords है ये एक्चुअली मतलब एक्चुअली में बाबन होता है, लेकिन ये ट्रू फॉल्स नल एक्चुअली कीवर्ड नहीं है, ये एक वैल्यू से, वैल्यू मतलब जिसको हम असाइन करेंगे किसी के अंदर, तो इसीलिए इनको कहा जाता है लिटरल। जैसे पांच, पांच का वैल्यू कभी 6 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो 5 इज ए लिटरल। ऐसे ही ट्रू, ट्रू का वैल्यू हमेशा ट्रू ही रहेगा, फॉल्स का वैल्यू हमेशा फॉल्स ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। नल हमेशा नल नल ही रहेगा, नल का वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। तो ये सब लिटरल है। लेकिन क्योंकि इसको हम जब जहां पे भी यूज करते हैं उससे जेवीएम को कुछ मैसेज आता है, जेवीएम समझता है हाँ इसका वैल्यू ऐसा होना चाहिए, तो क्योंकि ये एक मैसेज पैसेंजर है तो इसके लिए इनको एक कीवर्ड के दर्जा भी दिया जाता है। तो 49 प्लस ये 352 कीवर्ड ऐसे ही हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें दो जो कीवर्ड है कॉन्स्ट और गो टू को फ्यूचर यूजर के लिए रिजर्व करके रखा गया। ठीक है, हाउएवर दे स्टिल कांट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स इन प्रोग्राम, इनको हम
एज़ ए आइडेंटिफायर नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर मतलब कोई भी मेथड का नाम, कोई भी वेरिएबल का नाम, कोई भी लोकल वेरिएबल का नाम, कोई भी ब्लॉक के अंदर कुछ पॉइंटर, ये सब चीज़ों में हम इसको यूज़ कर नहीं सकते। दीज़ कैन नॉट बी यूज्ड एज़ ए वेरिएबल। तो ऐसे सिनेरियोज़ हमारा कीवर्ड्स के लिए होती है। आज के लिए हम यहीं पे पॉज़ ऑन करना चाहेंगे। आगे जो क्लासेस है उसमें हम वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने अभी वेरिएबल से पॉइंटर लिया। अभी तक जितने भी हम चीज़ें सीखे हैं उसके करस्पॉन्डिंग अगर एक असाइनमेंट की डिस्कस करेंगे तो आप एक काम करना, जितने भी कीवर्ड्स हमने डिस्कस किया, उसको नेट में 1-2 लाइन ट्राई करना। मतलब समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली उसका एग्ज़ाम्पल कैसे है, इम्प्लीमेंटेशन कैसा है। ये मैं चाहता तो एक्लिप्स में दिखा सकता था, बट क्योंकि ये असाइनमेंट करवाना था, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट जाके एक्लिप्स में नहीं कराया। वो चीज़ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। टोटल 52 की 52, 49 कीवर्ड्स प्लस ये जो 3 कीवर्ड लिटरल जो है हमारा, 3 लिटरल, ठीक है? ट्रू, फॉल्स और नल, ये सब तीनों को यूज़ करके 52 हो गया। ये 52 कीवर्ड के लिए आप एक प्रोग्राम बनाओगे और हर कीवर्ड के लिए 2-3 लाइन का एक कोड लिख के आप उसको एक कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे कि क्या चीज़ आपको समझ में आया, और उसमें जो चीज़ नहीं समझ में आया वो भी पॉइंटर कर देना, ताकि जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में तो वो चीज़ देख पाएँगे। हर एक कीवर्ड की मीनिंगफुल सेक्शन क्या होगा, वो चीज़ ज़रूर लिखना। मतलब जो आप कीवर्ड लिखोगे अपने प्रोग्राम में यूज़ करोगे, उसका मीनिंग क्या है, ये अब मेरा जो स्लाइड है अभी जो प्लेसन हुआ, जो शोकेस किया, उसको ले सकते हो। किसी को अगर ये नोट्स की ज़रूरत है तो यूट्यूब में जो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे आप डाल सकते हो कमेंट, मैं अपना ये नोट्स भी शेयर कर दूँगा। आप अगर सर्टिफ़िकेशन करना चाहते हो तो वो भी जो भी सेक्शंस हमारा कंप्लीट होता है, उसके लिए हम ऑनलाइन सर्टिफ़िकेशन भी प्रोवाइड करता है, तो आप वो चीज़ भी अचीव कर सकते हो। ठीक है? तो ट्राई टू फ्री एंड फ्रैंक टू आस्क क्वेश्चन्स, एंड स्पेशली आपका अगर कोई दोस्त वगैरह है तो उसको भी शेयर कीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और चीज़ें नया सीखने के लिए। और कोई अगर डाउट है, स्पेसिफिक कोई एक्स्ट्रा डाउट्स है जो कि इसके रिलेटेड नहीं है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और कुछ नया सीखेंगे। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।